हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईसीएस प्लेटफॉर्म। आज हम कवर करेंगे 3 ऑफ मई का करंट अफेयर। तो लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले न्यूज है आर्टिकल नंबर 361। देखो, भारत के संविधान तो अधिकतर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज तो सबको होगी, बट देयर आर डिफरेंट आर्टिकल विच इज वेरी डिफिकल्ट टू बी रिमेंबर्ड। तो कुछ आर्टिकल होते हैं जिनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्टली वही पूछे जाते हैं, ज्यादातर सब पूछे नहीं जाएंगे। तो आर्टिकल 361 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये करंट में चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा अपन बेस बना लेते हैं कि ऐसा क्यों आर्टिकल नंबर 361 न्यूज में आ रहा है। तो देखो क्या है कि बंगाल के, वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जिनका नाम है सीवी आनंद बोस, ये सर है। इन पर एक एफआईआर और एलिगेशन लगा हुआ है। ओके, क्या इनके जो राजभवन उसमें एक वुमेन एम्प्लॉय वर्क करती है, उस लेडीज ने मॉलेस्ट का एलिगेशन लगाया है इन गवर्नर के ऊपर। अब न्यूज क्या बनती है, आर्टिकल नंबर 361 क्या कहता है, क्या न्यूज है कि वो अरेस्ट होंगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी या नहीं होगी, इसी के बारे में अपन जानेंगे। तो आर्टिकल नंबर 361 इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब क्या इम्यूनिटी देता है इसके बारे में अपन जानेंगे, क्या इम्यूनिटी मिलती है। देखो, सबसे बड़ा आर्टिकल नंबर 361 कहता है कि दे मतलब गवर्नर और प्रेसिडेंट, दे शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर exercise or performing his duty। ओके, प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल नंबर 361 कहता है, ओके, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो पूरी इम्यूनिटी दे रहा है आर्टिकल नंबर 361, गवर्नर और प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी दे रहा है। देन आफ्टर दूसरा, इसमें भी एक आर्टिकल नंबर 361 में दो क्लोज है, टू सब क्लॉज है। क्या बच्चों, दो सब क्लॉज। अब अपन एक एक से सब क्लॉज पढ़ेंगे। पहला सब क्लॉज क्या कहता है, दूसरा सब क्लॉज क्या कहता है, इसको अपन रिमूव कर देते हैं पहले। पहला सब क्लॉज कहता है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग shall be initiated against president or governor during his or her term of office। क्या कह रहा है बेटो, पहला सब क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, इनिशिएट नहीं होगी अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक वो ऑफिस के अंदर है। पहला क्लॉज ये कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है कि नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट of president or governor during his her term of office in any court। समझ लो बच्चों, कोई भी अरेस्ट का ऑर्डर किसी भी कोर्ट से नहीं निकलेगा जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस में हैं। तो ये दो सब क्लॉज के हैं
जो आर्टिकल नंबर 361 को दर्शाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो अपन उसके बारे में जानेंगे क्या है डिसीजन के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसको रिमूव कर लेते हैं। देखो बच्चों, 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उस डिसीजन का नाम क्या है? रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट इम्यूनिटी दी है गवर्नर को, कंप्लीट इम्यूनिटी टू गवर्नर। क्या दिया बच्चों? सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट पूरी तरह बचाव दिया है गवर्नर को इसके अंदर। अब इसी के साथ हम देखते हैं, उन्होंने ये भी बोला है, एक कंडीशन भी रखी है कि ये इम्यूनिटी सिर्फ डिस्क्रिशनरी कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, ओके, नॉट फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नॉट फॉर क्रिमिनल केस, नॉट फॉर क्रिमिनल केस। क्लियर हो गया बच्चों? सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट इम्यूनिटी तो दी है, पर एक कंडीशन भी डाल दी है, सिर्फ ओनली ये डिस्क्रिशनरी कॉन्स्टिट्यूशन पावर के लिए है, ना कि क्रिमिनल केस के लिए। क्लियर? अब इसमें कई सारे केस हैं, कई सारे गवर्नर के, तो मैं गवर्नर के केस बता देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल देने के लिए। देखो, सबसे पहले एक अपन एग्जाम्पल है कल्याण सिंह का। आपको पता है बाबरी मस्जिद केस हुआ था, ओके। अब देखो बच्चों, कल्याण सिंह का केस है। कल्याण सिंह, देखो 1992 में बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, बाबरी मस्जिद का केस हुआ था। देन आफ्टर कल्याण सिंह को इम्यूनिटी मिली थी क्योंकि वो भी उनका इन्वॉल्वमेंट था जब वो उस टाइम गवर्नर ऑफ राजस्थान के गवर्नर थे, इसलिए उनको इम्यूनिटी मिल गई थी। दूसरा केस है बच्चों एनडी तिवारी जी का। ये उस टाइम आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, इनको भी इम्यूनिटी से बच गए थे और आर्टिकल नंबर 361 ने इनको भी बचा लिया था। इसी के साथ ये रूल्स कंप्लीट होती है। आपको इम्यूनिटी के बारे में पूरा समझ में आ होगा, आर्टिकल 361 के बारे में भी पूरा समझ में आ गया होगा, सब के लॉस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बच्चों, नेक्स्ट न्यूज है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर। देखो बच्चों, एनजीटी सेटअप कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 में। दैट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ओके। इसका काम क्या है बच्चों? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ओके, क्लियर। अब न्यूज में क्या है कि इसने डायरेक्ट किया है, दिस बॉडी डायरेक्ट टू सेंटर और क्रिकेट एसोसिएशन टू यूज treated water or rain water for maintenance of cricket ground, maintenance of cricket ground। अब न्यूज क्या है बच्चों? क्या है कि जो जितने भी क्रिकेट ग्राउंड है, मतलब मोस्टली इंडिया में आधे क्रिकेट ग्राउंड या कुछ 3-4 क्रिकेट ग्राउंड को छोड़कर, वो क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, बोरिंग का यूज करने के बाद, बोरवेल का पानी यूज करने के बाद उसको मेंटेन, ग्राउंड को मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वाटर टेबल है ग्राउंड वाटर का, वो डाउन हो जाता है और उससे बहुत एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए एनजीटी ने बोला है कि जितने भी क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई को डायरेक्ट किया है कि ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर ट्रीटेड वाटर का यूज करें। क्लियर? चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन सीट। देखो, सुप्रीम कोर्ट भी सोच रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। आपको पता है कि आजकल बजट में और हर चीज में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत वैल्यू हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा क्यों ना हम भी इसमें इनिशिएटिव लें और वुमेन एम्पावरमेंट में प्रोग्रेस करें। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वन थर्ड सीट इन एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट
बार एसोसिएशन रिजर्व फॉर वुमेन। मैंने बच्चों क्या बोला कि 1/3 सीट इज रिजर्व इन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन फॉर वुमेन। इतनी न्यूज है। चलते हैं हम दूसरी न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड, मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट में मिस्टेक कर दिया है, एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी को सेटअप करेगी। क्या करेगी? नेशनल काउंसिल को। ये बॉडी क्या होगी? ये बॉडी एक फेडरल बॉडी होगी। फेडरल बॉडी होगी। फेडरल बॉडी में समझते हो आप बच्चों कि सेम पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड फेडरल। तो इस काउंसिल और इस बॉडी के अंदर ये क्या सेंटर और स्टेट दोनों डिसीजन लेंगी। क्या करेंगी? दोनों बैठ के डिसीजन लेंगी। और डिसीजन किस पे होंगे? देखो इसका काम क्या होगा? नेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका काम ये होगा डिवाइस मतलब प्रोग्राम बनाएगी, प्रोग्राम और पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर। क्लियर दोस्तों? एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी और प्रोग्राम बनाएगी। अब इसमें एक कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या कंट्रोवर्सी है? मैं अभी आपको समझा देता हूं इसमें कंट्रोवर्सी क्या है। देखो पहले तो एक बात मैंने आपको बताई, ये फेडरल बॉडी है। क्या है? फेडरल बॉडी। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों बैठ के डिसाइड करेंगी क्या? पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर। क्लियर? देन आफ्टर कंट्रोवर्सी क्या है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वो आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट लिस्ट। अब ये क्या है स्टेट लिस्ट? देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल। उसमें 3 तरह की लिस्ट है, 3 लिस्ट। कौन कौन सी? एक आती है स्टेट लिस्ट, दूसरी यूनियन लिस्ट, और एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होंगे जिस पे स्टेट कानून बना सकती है, यूनियन में वो सब्जेक्ट होंगे जिस पे यूनियन कानून बना सकती है, सेंटर कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट में वो सब्जेक्ट होंगे जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर को बैठ के कानून बनाना पड़ेगा। क्लियर? पर कंट्रोवर्सी ये है कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। किसमें आता है बच्चों? स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट में आने के साथ साथ दिक्कत ये आ रही है कि ये एक फेडरल बॉडी है, नेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फेडरल बॉडी है, और इसमें दोनों सेंटर और स्टेट को बैठ के पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी। तो इधर सेक्टर तो स्टेट लिस्ट में आता है, तो दिक्कत तो आनी है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जीएसटी में दिक्कत आई, जीएसटी काउंसिल में, कि दोनों को बैठ के डिसीजन लेना पड़ा, दोनों को सेम पावर, और देयर आफ्टर सेम प्रॉब्लम क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर बच्चों? चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज में हमारी इंडिया की मीटिंग होगी केन्या के साथ। अब क्या मीटिंग, किस मैटर पर मीटिंग होगी? देखो आपको पता है कि हमारे इंडिया में चीता विलुप्त हो गए थे, मीन्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे, चीते मर गए थे सारे। देन आफ्टर हमने अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी साहब के बर्थडे पर कुछ चीते मंगवाए थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, जो कि कहाँ पर गए? सोपुर में कुरो नेशनल पार्क के अंदर अपन ने उनको ग्रो करा। ठीक है बच्चों? तो अब इसमें मीटिंग, फिर से मीटिंग होनी है डेलीगेट विद केन्या कंट्री से। फिर से डेलीगेट, जितने भी डेलीगेट है केन्या के, उनके साथ डेलीगेट इंडिया गवर्नमेंट मीटिंग करेगी। इंडियन गवर्नमेंट मीटिंग करेगी किस लिए? चीता का एक और असाइनमेंट लाने के लिए अपने इंडिया में, चीता का एक और असाइनमेंट लाने के लिए इंडिया में। अब ये तो नया असाइनमेंट आएगा, वो कहाँ जाएगा? सबसे मेन बात, कहाँ जाएगा? तो इसके लिए अपन ने शायद पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएगा बच्चों, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब ये सेंचुरी कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, मंदसौर और नीमच, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट है, मंदसौर और नीमच। इनमें ही गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जो अभी नया चीते का असाइनमेंट आएगा वो यहाँ पर लोकेट किया जाएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और इसके लिए केन्या के डेलीगेट के साथ मीटिंग चल रही है। अगर वो हो जाती है तो फाइनली काम हो जाएगा। ठीक है? चल हमारी नेक्स्ट न्यूज है सीबीआई के ऊपर। देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जो सीबीआई बॉडी है ना ही वो हमारे अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेड टू सुप्रीम कोर्ट
that CBI not come under its power or under Department of Personnel and Training, ना ही Department of Personnel and Training के अंदर, ठीक है बच्चों, क्लियर, ना ही डिपार्टमेंट पर्सनल और ट्रेनिंग के अंदर आती है। ये बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनने बोला है। पर दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला सेंटर ने कि कैडर अलोकेशन पावर अंडर सेंटर अंडर डिपार्टमेंट, मतलब कैडर का अलोकेशन कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब सीबीआई के बारे में हम जान लेते हैं। सीबीआई एक स्टेटरी बॉडी है जो कि किसके बनी है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में सीबीआई का गठन हुआ है और सेटअप हुई है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज कहती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? आपको पता है कि आपके घर में कई बार आपको फोन भी आया होगा, एजेंट होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के, वो आपको फोन करते हैं, या फिर आपके नजदीक में कई सारे इंश्योरेंस एजेंट होंगे जो कि आपको कन्विंस करते होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। देखो इसी के ऊपर न्यूज आई है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो करा लेता है आदमी, बट एज पर द सर्वे 43% ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज रिजेक्टेड। समझ रहे हो आप? मतलब आदमी को डर लगता है कि हमारा क्लेम, हेल्थ का क्लेम पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिर्फ ओनली मोस्टली कंपनियां इसलिए बैठी रहती है कि हेल्थ जो आपका इंश्योरेंस है उसका क्लेम को कैसे डिक्लाइन किया जाए, आपको कोई भी रीजन देकर डिक्लाइन करने की प्रोसेस चल रही है। अभी आप लेटेस्ट देख रहे होंगे, एक ऐड चल रहा है, आई फॉरगेट द पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी नेम, संजय दत्त है उसमें और अरशद भारती है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई ऐड कर रहे हैं जिसमें वो बताते हैं कि क्लेम रिजेक्ट हो जाए, हमारा क्लेम रिजेक्ट नहीं होता। तो एक इशू भी बन गया है। तो एज पर द सर्वे 43% ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज रिजेक्टेड बाई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और अदर। तो क्या है, तभी हमारे इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है। देखना आपको तीसरा या पांचवा आदमी मिलेगा जिसका हेल्थ इंश्योरेंस होगा, या तो मोस्टली लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होता नहीं है। बट एज पर माई पॉइंट, सभी को हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए क्योंकि हेल्थ इज मोर इंपोर्टेंट देन वेल्थ। ओके, इसी के साथ हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद।